अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसको कवर करने के लिए इस वक्त हम श्रीनगर में हैं। कड़ाके की ठंड है, करीब 4 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त श्रीनगर में। और इस ठंड में आज 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से चलने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, उसका कम से कम जो चलने का तो पूरा कार्यक्रम था उसका समापन हुआ। कल औपचारिक तौर पर कांग्रेस के ऑफिस में इसका समापन होगा, लेकिन विशेष बात आज ये रही कि लाल चौक, जिस पर राहुल गांधी खुद कह रहे थे पहले कि लाल चौक जो है वो बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, वहां हम झंडा क्यों फहराएं, वहीं पर जाके उन्होंने झंडा फहराकर इस यात्रा का समापन किया। कश्मीर में उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बातें की जा रही थी। पूरे इलाके को, सुबह से हम जहां पर हैं, पूरे इलाके को बिल्कुल एक किले की तरह तब्दील कर दिया गया था। लाल चौक और डाउनटाउन का पूरा एरिया, वहां पर आवाजाही बिल्कुल ट्रैफिक की बंद थी, काफी घंटों तक ट्रैफिक रुका रहा और पूरे श्रीनगर में जबरदस्त तैनाती थी सुरक्षा की। इस बीच राहुल गांधी ने झंडा जरूर फहराया और उसके बाद एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अभी कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं, जितने भी कांग्रेस के दिग्गज आए हुए हैं, एमएलएज हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उनके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक डिनर यानी कि एक रात्रिकालीन भोज का आयोजन किया हुआ है। कल जाहिर सी बात है कि कल इसका औपचारिक समापन होगा, जब कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी पहुंचेंगे कांग्रेस के ऑफिस में, वहां पर झंडा फहराएंगे और उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको जो न्योता दिया गया है, उनको यहां पर आने का 23 पार्टियों को न्योता भेजा गया था। 9 पार्टी इसमें से शामिल नहीं होने वाली हैं। उमर अब्दुल्ला भी आज यहां पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर कोशिश यह है कि इसको एक ग्रैंड सक्सेस की तरह खत्म किया जाए, एक ऑपोजिशन यूनिटी की तरह, 2024 में एक ऑल्टरनेटिव की तरह इसको खत्म किया जाए। कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना उन्हें सफलता मिल रही है, ये अलग बात है। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान 13वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पे जम के हमला बोला। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हालातों पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा इतनी बेहतर होती तो जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी टारगेटेड किलिंग्स, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी टारगेटेड किलिंग्स और कश्मीरी मुसलमान की भी जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो किलिंग्स ना होती, वो उनकी हत्याएं ना हो रही होती। और उन्होंने कहा कि अगर इतना सुरक्षित है जम्मू कश्मीर तो क्यों नहीं, सीधे एक चुनौती दी होम मिनिस्टर अमित शाह को कि क्यों नहीं वो खुद जम्मू से श्रीनगर तक, लाल चौक तक पैदल चलकर देखते हैं कि कितना सुरक्षित है पूरा जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर हमला किया, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हमला किया। फिर एक बार चाइना का मुद्दा आया, उस पर उन्होंने फिर प्रधानमंत्री को कहा कि शायद इनको नहीं दिखता, क्योंकि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि जमीन तो कुछ गई नहीं है, सिर्फ 1962 में जमीन गई थी। तो ये जरा सारे रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने नेशनल फ्लैग जो है लाल चौक घंटाघर में लहराया है, तो बीजेपी का बार बार दावा था कि 370 हटने के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो काफी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे। क्या आप एग्री करते हैं बीजेपी के इस दावे से? नहीं, यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? If situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? Look, as far as I'm concerned, I'm very clear that the first step in moving forward here is restoration of statehood and restoration of the democratic rights of the people in Jammu. Delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is a extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate.
चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ। ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। तो इतनी लंबी चौड़ी यात्रा के बाद, 4000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद, अब सवाल यही उठेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में, अंत में हासिल क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को हासिल क्या हुआ? राहुल गांधी को हासिल क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस की चुनावी नैया पार लग पाएगी? पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसकी सक्सेस और फेलियर का जो पैमाना है कि वो सफल हुई या असफल हुई, वो इलेक्शंस में ही क्या नतीजे आएंगे, उस जाहिर सी बात है उस पर देखा जाएगा। और तीसरी जरूरी बात यह भी है कि क्या 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के लिए एक नई राह निकलेगी? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी हैं स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, विनोद शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, गीता भट्ट जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह और नजीर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लगातार इस यात्रा पर और कांग्रेस पार्टी पर नजर रखे हुए। मैं सबसे पहले अपने सहयोगियों के पास जाना चाहता हूं और मैं नजीर जी आपसे सबसे पहले ये बात पूछना चाहता हूं। बड़े अरसे बाद ये देखा गया कि एक इस तरीके का एक राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सरकार की तरफ से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ऑपोजिशन किसी पार्टी ने एक राजनीतिक कार्यक्रम किया है। किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो आज राहुल गांधी ने खत्म की? जी, जम्मू से, जैसे माधोपुर से जब ये यात्रा शुरू हुई, सुरक्षा का बड़ा मसला था और सुरक्षा की इतनी बड़ी तादाद रखी गई कि कोई अंदाजा नहीं कर सकता, जो और राज्यों में नहीं देखा गया। लेकिन जो यात्रा बढ़ती गई, लोग जुटते गए, फिर ऑर्गेनिक तौर पे एक तो कांग्रेस का अपना था और खास तौर पे एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी गैम्बल थी कि वो इस यात्रा की समाप्त कश्मीर में कर रहे हैं और कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या लोग आ जाएंगे, क्या ये सक्सेस होगी या फ्लॉप शो। अभी तक जो लगा कि हर जगह लोग आए, लेकिन एक तरफ अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि सुरक्षा ठीक नहीं है, लेकिन क्रेडिट देना चाहे जहां जरूरी है, हालात उतनी बेहतर है कि वो चल सका। हाँ, ये जरूरी है कि आज जब वो श्रीनगर में दाखिल हुए तो पूरे शहर को बंद किया गया था, किसी को पैदल चलने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वो श्रीनगर से आए, जम्मू से आए, अनंतनाग पहुंचे और फिर कल लेथपोरा भी पहुंचे। लेथपोरा ऐसी जगह है जहां 2019 फरवरी 2019 को एक आत्मघाती हमला हुआ था सीआरपीएफ पे, जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे। कल जब मैं वहां कवर कर रहा था उसको, मैं वहीं के गांव के लोगों से मिला, वो भारत जोड़ो का हिस्सा बन रहे थे। तो उसमें एक बड़ी तब्दीली है लोगों के मिजाज में, जहां आजादी के नारे, जहां भारत तोड़ो के नारे, वहां भारत जोड़ो के नारे लग रहे। तो ये एक बड़ी तब्दीली है इस यात्रा से या सुरक्षा में भी। बिल्कुल उमा, आप भी आज इस यात्रा को देख रहे थे, लाल चौक भी आप गए। ये सवाल बड़ा लाजमी है कि आज राहुल गांधी से जब पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारी और चीजें भी कांग्रेस पार्टी करेगी। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जो भी लगता है कि उन्होंने पाया है उसको 2024 तक कंटिन्यू रख पाएंगे? कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल यही है। जी देखिए, कांग्रेस घोषित तौर पे इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताने से बचती रही है, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा और बहुत सही कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और अगर राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ने 3,500-4 हजार किलोमीटर लंबी यात्रा की है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे की सोच जमीन पर अपने आप को मजबूत करने की होगी। कश्मीर में सुरक्षा के हालात जो हैं वो अपनी जगह और उसको लेकर जिस तरह की बातें होती रहती है वो अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस के लिए कैनवस पूरा बहुत बड़ा है। और जैसा कि राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा भी कि ये बेशक यात्रा दक्षिण से उत्तर को आई और 12 राज्यों को क्रॉस करके आई, लेकिन संदेश पूरे देश में गया है। तो अगर संदेश पूरे देश में गया है तो अभी आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव है जहां पिछली बार कांग्रेस विजयी हुई थी। मध्य प्रदेश में बाद में उसने सरकार गंवा दी। राजस्थान के हालात जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रहे। तो देखना होगा कि जो ये यात्रा बेशक राजनीतिक यात्रा ना हो, लेकिन जमीन पे कांग्रेस को इससे क्या फायदा मिलता है। और इससे बाबत
एक सवाल भी जब राहुल गांधी से पूछा गया, आप भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, राहुल गांधी ने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि आकलन इसका आगे होगा, लेकिन वो अपनी इस यात्रा से संतुष्ट हैं और उनको लगता है कि जो एक अनुभव, जो एक सीख मिली उनको, वो काफी नया है। तो रह के बात यहीं पे आ जाती है। और अगर कश्मीर की बात करें तो जैसा कि नजीर बता रहे थे कि यहाँ पे लोग भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की जमीन खुद की यहाँ पे कितनी पुख्ता है, क्योंकि ये जो वैली है वो पीडीपी या एनसी के बीच बटा हुआ है। दोनों के नेता इसमें शामिल हुए, यात्रा में थोड़ी दूर चले, लेकिन कांग्रेस के लिए कश्मीर में अपनी जमीन कितनी पुख्ता होगी ये सब देखने की बात होगी। और 2024 में तो नतीजा देखा ही जाएगा। और उसके पहले ये भी देखा जाएगा कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ भी क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यात्रा करते हैं। इस मोमेंटम को कैसे अब आगे बढ़ाते हैं, अब ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो आगे सवाल भी होगा और वही शायद तय करेगा कि 2024 में कितनी असरदार चुनौती वो दे पाते हैं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर और उमाशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे अब अपने मेहमानों के पास चलता हूं और अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं 4000 किलोमीटर की इस यात्रा का आकलन कांग्रेस कैसे करेगी? क्या इसको सिर्फ ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ा इमेज मेकओवर हो गया है, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उस तरीके से बात नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले बात होती थी, या फिर जब ये अब राज्यों के चुनाव होंगे उसमें अगर इसका असर नहीं दिखेगा या कांग्रेस चुनाव अगर मान लीजिए उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो इस यात्रा को विफल माना जाए? किस तरीके से इस यात्रा का पैमाना माना जाएगा आगे जाके? हाँ, देखिए अंकित, देश का भरोसा, देश का दिल, देश का ख्वाब, देश की उम्मीदें, देश का हौसला सब कुछ टूट गया था। इस भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा परिणाम ये है कि वो पूरे जज्बात के साथ फिर जुड़ा है। इस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा परिणाम, जो 5 उद्देश्य थे उसमें पहला आया है कि इस यात्रा की वजह से देश के सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग, खासकर भाजपा के नेताओं को, कि वो संप्रदाय के लोगों से मिले, सद्भाव का वातावरण कायम करें। दूसरा बड़ा जो उद्देश्य हमारा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, संसाधनों की जो संगठित होकर लूट की जा रही है कुछ धन्ना सेठों के लिए, बैंक फ्रॉस्टर्स जैसे भारत के संसाधन लेकर भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस उद्देश्य में तो हम कामयाब हो ही रहे हैं। जहां तक आपने सत्ता केंद्रित सारी बातें की, तो इस यात्रा का उद्देश्य वो था नहीं, सिर्फ सत्ता ही उद्देश्य होता तो 10 वर्ष हमारे पास सरकार थी। सारी संस्थाएं जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हथकंडों से सत्ता हथियाने का काम वो कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी। लेकिन हमारे लिए इस प्रजातंत्र का जो वटवृक्ष हमने पल्लवित और पुष्पित किया है उसको हरा रखना बहुत जरूरी है। इस बड़े उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जहां तक राजनीतिक यात्रा है तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी 26 जनवरी से, जो 10 लाख बूथों तक, 6 लाख गांवों में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी अगले 2 महीने में। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम हमारा है। ठीक है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जैसे आप कह रहे हैं कि हम भी कर सकते थे, ऐसे आरोप कांग्रेस पे भी लगते थे जब वो सत्ता में थी, लेकिन हाँ, इस बात के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगातार लगते आए हैं किस तरीके से सरकारें इतनी जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, जीते कोई भी। अब तो ये कहा जाने लगा है कि देखिए सरकार तो ये लोग जोड़ तोड़ के बना ही लेंगे। लेकिन आलोक वत्स साहब, मैं आपसे इस बात में सवाल ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने आज कहा कि एक चैलेंज, खुली चुनौती बीजेपी को दी कि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर इतना सुरक्षित है, अगर इतना सुरक्षित है तो क्यों कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बसाया गया था वो यहां से छोड़ के जम्मू जाने पे मजबूर हो गए हैं, और अगर इतना सुरक्षित है तो अमित शाह भी करें इस तरह की पैदल यात्रा, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि देश के नेता आराम से लोगों के बीच में पैदल चल सकते हैं। देखिए अंकित, पहले राहुल गांधी जी के लोग कहते थे कि इनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, सुरक्षा में कमी है। आज ये सीना तान के अगर चले हैं वहां पे हर जगह पे, तो ये हमारी सुरक्षा जो इनको प्रदान की गई है उसी के कारण चल पाए हैं। तो पहले तो ये मिथ टूट गया कि वहां हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो ये जो कवायद है इनकी 4000 किलोमीटर की, इसको शुरू से इनके लोगों ने कहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल है। तो आप जानना चाहते हैं इसकी माइलेज क्या है? इसकी माइलेज है कि मरणासन राहुल गांधी अब थोड़े जीवंत हो गए हैं। दैट्स इट। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो 2024 में चुनाव लड़ने के लिए कोई इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने न्योता पर न्योता दिया
उस पर भी आऊंगा, कुछ छूट भैया उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं उस पर भी आऊंगा सर। लेकिन मैं पहले विनोद शर्मा जी से पूछना चाहता हूं। विनोद जी, आप इस यात्रा को भी देख रहे हैं, इसको सर किस तरीके से इसका आकलन किया जाएगा? क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, उसकी हार जीत का ही हिसाब, उसकी सफलता कई बार पैमाना बन जाता है। आप किस तरीके से इसका आकलन करेंगे, और क्या ये कहना गलत होगा कि ये यात्रा ने राहुल गांधी की तो एक दोबारा से रीब्रांडिंग करी है, जो बीजेपी कहती है कि 100वीं बार राहुल गांधी की रीब्रांडिंग हो रही है, पर मोटा मोटा कांग्रेस के कम से कम काडर को एक मैसेज गया है कि पार्टी अभी भी लड़ाई के लिए जिंदा है। एक हद तक जो बात आपने कही अंकित, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, ग्राउंड श्रीनगर पर हैं, वहां से बात कर रहे हैं, आपकी बात में वजन है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं किए, उन्होंने देश के लाभ के लिए काम किए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जब पंजाब में 84 के बाद इलेक्शन कांग्रेस हार गई, तो उस वक्त राजीव गांधी ने कहा था, वी माइट हैव लॉस्ट एन इलेक्शन बट वी हैव वन पंजाब बैक फॉर इंडिया। सुरजीत सिंह बरनाला उसके बाद मुख्यमंत्री हो गए थे। उसी तरह से अटल जी जब 84 के दंगे हुए तो जगह जगह जाकर इल्तिजा करते थे सिखों से कि आप बाहर निकलकर वोट मांगें। उस वक्त जब कांग्रेस, सिखों के पास जाती नहीं थी वोट मांगने, उसके चलते उनको 2 सीटें मिली पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी का, उसके सेकुलरिज्म का मान रख लिया। इट वॉज एन इंक्लूसिव इलेक्शन। जी देखिए, पॉलिटिक्स में नफा नुकसान नहीं होता हमेशा। पॉलिटिक्स में आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने केपेबल हैं। ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, मेरी नजर में, और एज वन हु इज वॉच्ड कश्मीर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि आप पूछ रहे थे मसूरी नजीर से, नजीर उसी तरह से बोलता है जिस तरह से आज राहुल गांधी बोल रहा था। वो क्रिटिसिज्म भी करता है तो ऐसे लगता है कि वो मैटर ऑफ फैक्ट बात कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर कश्मीर में आज के दिन राहुल गांधी गया है तो इट इज द बिगेस्ट, एज यू मेंशन, पॉलिटिकल आउटरीच जी फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू कश्मीर, जिसकी जरूरत थी। देखिए, कश्मीर का एक मिलिट्री डिमेंशन है, वो सरकार को करना है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मसला है, एक राजनीतिक मसला है। यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। जब धारा 307 ये चली गई, क्या कहते हैं, जो स्पेशल स्टेटस वाली धारा चली गई, तो कश्मीर के लोग, अंकित एक मिनट, वो ये कहते थे कि हमारा दिल्ली से तो लड़ाई रहता था, लेकिन पहली बार हमको लग रहा है कि वी हैव बीन अबैंडन्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये उसके एवज में मरहम है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और इज रीचिंग आउट टू द पीपल ऑफ कश्मीर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद जी। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती जिन्होंने 370 जब हटा था तब ये कहा था कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, वो आज उसी यात्रा में शामिल थी जिसमें हजारों लोग तिरंगा उठा के चल रहे थे। तो शायद ये कहीं ना कहीं आउटरीच के तौर पर बिल्कुल इसको, जहां वो बोली थी, उस सेमिनार को मैं कंपेयर कर रहा था, मैं कंडक्ट कर रहा था, और मेरी बगल में बैठी हुई थी, और उनकी बात में वजन था जी। लेकिन खुशकिस्मती है हमारे देश की कि फिर से किसके चलते मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भारत को जो ऑप्शन देता है वहां के लोगों को, वो पाकिस्तान कभी नहीं दे सकता। हमारी जो पॉलिटी इंक्लूसिव है, वो वहां की कभी नहीं हो सकती। जी, गीता भट्ट जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, तो क्या यही फर्क राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा दिखा पाई है लोगों को, एक ऑल्टरनेट टू जो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं सब कुछ इलेक्शन जीतने हारने पर निर्भर करता है। यहां के लोग, कश्मीर के जो लोगों से मैं आज बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इंतजार कर रही है, डिलिमिटेशन करा लिया अपने हिसाब से, रीड्रॉ कर लिया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसा माकूल माहौल बनेगा कि वो खुद चुनाव जीत जाएंगे, तभी चुनाव कराएंगे, वरना उससे पहले चुनाव कराएंगे नहीं। तो क्या ये एक ऑल्टरनेट विजन है या फिर एक और कांग्रेस की अटेम्प्ट है अपने आप को जीवित रखने की?
अंकित जी देखिए, इस यात्रा से मुझे लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा, शायद पहली बार जीवन में उन्होंने भारत को इतने करीब से जानने का उनको अवसर मिला होगा, देखने का अवसर मिला होगा। इससे पहले शायद उन्होंने कभी इतने ध्यान से और इतना समय लगाकर भारत को भी शायद इतने नजदीकी से नहीं देखा होगा। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या इसको वो पॉलिटिकली इसको जो है राजनीतिक तौर से इस यात्रा को कर रहे हैं, तो आपका मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूंगी कि उन्होंने आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें एक दो उन्होंने जो आपत्तिजनक बातें कही, उससे ये समझ में आ रहा है कि वो वो जोड़ने की बात कर रहे हैं कि तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। आज उन्होंने ये कहा कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पहले जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, लेकिन आज बाहर के लोग आकर जो है जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, बाहर के लोग आकर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और एक तरह से जो विभाजन के बीज बोने की जो बात है अलग अलग राज्यों के लोगों में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार से कई ऐसे लोग हैं जो वहां जाकर जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ कश्मीरी कढ़ाई जो प्रसिद्ध है वहां की, वो भी करने वाले मजबूर आज उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर वो काम कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात सिर्फ याद दिलाने के लिए कि 1992 में जब आज के भारत के प्रधानमंत्री कार्यकर्ता के रूप में जो झंडा फहराने गए थे, तब वो समय था जब वहां आतंकवाद चरम पर था। और आज जब राहुल गांधी जी वहां गए हैं, ठीक है अभय दुबे जी, इसका राजनीतिक जवाब भी आपसे लेना बहुत जरूरी है। गीता भट्ट कह रही हैं कि देखिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर में वैसे आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं और वहां जाके आप कहते हैं कि देखिए बाहर वाले और अंदर वाले। हो सकता है राहुल गांधी का कहने का मतलब सिर्फ ये हो कि सरकार थी यहां पर, यहीं के लोग चुन के सरकार चला रहे थे, अब एलजी का रूल चल रहा है। लेकिन बात यह भी जरूरी है कि जब एक नेशनल सिक्योरिटी का और जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव मामला हमेशा रहा है, उसकी जब बात करते हैं तो क्या कहीं ना कहीं एक कंसेंसस के तौर पर बात नहीं होनी चाहिए? एक रीच आउट शायद जरूर एक पॉलिटिकल इवेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही, लेकिन जो गीता भट्ट कह रही है कि देखिए ये तो विभाजन के बीज बोने वाली बात है। अंकित जी बिल्कुल आपने ठीक समझा। राहुल गांधी जी का आशय यही था, स्टेटहुड की जब बात करते हुए उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यहीं के लोग यहाँ का शासन व्यवस्था को चलाएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 33 से टिकट देती, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, 10 साल वो जेल काट के आया, अजहर मसूद का शिष्य रहा, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, उसको बीजेपी ऑफिशियली टिकट देती। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले आतंकवादी को विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां से लड़ाती। अब तालिब हुसैन अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, दुर्दांत आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो तब क्या कर रहे हैं ये लोग वहां पर? राहुल गांधी जी ने आज बहुत स्पष्ट रूप से बातों को रेखांकित किया है और बिल्कुल मैं विनोद जी की साधुवाद देता हूं, जितने अच्छे तरीके से विनोद जी ने एक्सप्लेन किया है कि बहुत से नेता हैं जो सत्ता की भूख के पीछे जिस पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो सोनिया जी ने त्याग दिया था। ये राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। राहुल गांधी जी बड़े उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं, ये उनका सत्ता केंद्रित छोटा उद्देश्य। आलोक वत्स साहब, उद्देश्य क्योंकि बीजेपी का सिर्फ सत्ता में बने रहने का है, इसी वजह से लोगों को बार बार प्रॉमिस करने के बाद भी अभी तक आप कोई रोड मैप नहीं दे पाए कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में शीघ्र चुनाव होगा, सारी कवायद हो रही है, डिलिमिटेशन हो गया है और सारी चीजें होंगी और बहुत जल्दी वहां चुनाव होगा। क्या दिक्कत है? जम्मू कश्मीर किस स्थिति में था और किस स्थिति में लाकर अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, इसको लोग नहीं देख रहे हैं। और बाहरी लोग अगर वहां जाना आना चालू कर रहे हैं, यही तो चाहिए था। वहां पर प्रतिबंध था कि कोई जा नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है, इसीलिए तो धारा 370 हटाई गई। और किस लिए हटाई गई? अब जब उसको हम मिश्रित कर, आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं? जो खुद करा रहा है, जो खुद घुटनों पे बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान जाने के लिए नहीं तैयार है। हाँ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो आतंकवादी, वो समय समय पर कुछ अपराध करके वहां की घाटी में इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं, पर ओवरऑल जनमानस सुख में है। ठीक है, अंत में मैं विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं और थोड़ा संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक जिसको अंग्रेजी का शब्द है डाइकोटमी की बात भी करें, आज राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद गांधी फैमिली से दूसरे ऐसे नेता बने जिन्होंने लाल चौक पे तिरंगा फहराया,
जवाहरलाल नेहरू जो भारत को और कश्मीर को करीब लाने में उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उन्हीं के बाद कहते हैं कि जब प्लेबिसाइट की बात हुई और बाकी चीजों की बात हुई तो एक जो कश्मीरी लोगों को, जो लोकल यहां के कहते हैं कि हमसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करे। तो यही डाइकोटमी शायद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत भी है। तो कोई पूछ ले कि क्या पाकिस्तान ने वादे पूरे किए थे? प्लेबिसाइट की कुछ कंडीशनैलिटीज थी अंकित, यू नो इट। क्या वो पाकिस्तान ने पूरी की थी? मैं इसको इंडिया पाकिस्तान इशू नहीं बनाता, ये भारत का इशू है। कश्मीर भारत का इशू है, भारत का ताज है। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए, एक पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, वो इनिशिएटिव लिया जो कि सत्तारूढ़ दल को लेना चाहिए। अगर जी देखिए, उसी कश्मीर से अटल जी ने हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड किया था एक पब्लिक मीटिंग में, और बिल्कुल वही अटल बिहारी वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान में गया था। उससे बड़ा कोई पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? या इंडिया पाक पीस क्रिकेट सीरीज जो अटल जी ने, बावजूद इसके कि अडवाणी जी उसके बहुत विरोध में थे क्योंकि वो इलेक्शन से पहले होने वाली थी 2004 के, उन्होंने वो करवाई। जी देखिए, राजनेता को अपने अस्तित्व से ऊपर रखना पड़ेगा ताकि भारत का अस्तित्व इस दुनिया में चमत्कारी हो। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा चली है, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को डिफीट करेगी जो कश्मीर तक गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। हमारी मित्र हैं भट्ट जी, ये पढ़ाती भी हैं दिल्ली में, और इनका शी इज एन ओपन माइंड। मैं इनको ये इंतजार करना चाहता हूं कि इसको एक तरह से हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि भारत में इतनी विविधता है, इतनी डेमोक्रेसी है कि वहां के लोगों को जाकर आउटरीच किया, सरकार ने उसको फैसिलिटेट किया। इससे दो राय नहीं हो सकती है। इसको पॉजिटिव स्पिन देने की जरूरत है। और यही समन्वय शायद, जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि यही समन्वय चाहिए होगा, और राजनेताओं को अपनी, जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं पेटी पॉलिटिक्स, को भूल कर देखना होगा कि भारत को कैसे आगे रखा जा सकता है। श्रीनगर से शायद इससे बेहतर बात, और पे मैं खत्म नहीं कर सकता जो विनोद जी कह रहे थे कि आपको यह देखना होगा कि भारत का फायदा किसमें है, ना कि आपका और आपकी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा किसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिन पहले ही प्रचंड बहुमत मिला है, वहां की एक ऐसी समस्या है जिसको बीजेपी सुलझा नहीं पा रही है। जब मैं गुजरात इलेक्शन कवर करने गया था तो वहां पर हर युवा के चेहरे पर, हर युवा के जुबान पर एक शब्द लगातार सुना जो था पेपर फुटियो, यानी कि पेपर लीक होना। वही एक बार फिर से आज दिखाई पड़ा। जूनियर क्लर्क सरकारी जो एग्जाम था, उसमें जो एग्जाम था उसके लिए पेपर होना था, जो पेपर आज लीक हो गया। इसके बाद जो एग्जामिनेशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद काफी रोष भी लोगों के अंदर दिखाई पड़ा। 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो थे वो इस एग्जाम में बैठने वाले थे, और करीब 1000 के ऊपर इसके अंदर वैकेंसीज थी। और सोचिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है कि 9 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। और एक बार फिर से हताश होकर गुजरात के अंदर जो कहानी चलती आ रही है पिछले कई दिनों से, वो फिर से देखने को मिली। सरकार इस पे कम से कम अभी तक लगाम लगाने में असफल रही है। कई लोगों का यह भी मानना है कि सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती, इस वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसकी जांच शुरू कर दी गई है, एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन गुजरात के युवाओं के लिए एक बार फिर से एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर बुरी खबर, एक और पेपर लीक। अब श्रीनगर में खड़े हैं तो थोड़ा पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं, जहां पर आर्थिक हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी आटे की जो कीमतें हैं वो 1000 रुपए, 1100 रुपए से ऊपर पहुंच जाती हैं। बिजली का संकट वहां पे लगातार चल रहा है, और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों के लिए खासी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, और अब वो 239 रुपए के आसपास पेट्रोल वहां पर मिल रहा है। डीजल भी 262 रुपए का है। तो लोगों के लिए पाकिस्तान में जो आर्थिक हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और सरकार के पास फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक तौर पर अंत हुआ। बीटिंग रिट्रीट की जो पूरी सेरेमनी हुई विजय चौक पर, उसने वहां पर जो लोग पहुंचे थे उनको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया।
तो उसी के साथ आज 74वें, जैसे मैंने आपको बताया, गणतंत्र दिवस के समारोह का औपचारिक अंत भी हुआ। तो कैसी रही खास झलकियां बीटिंग द रिट्रीट की, हमारी स्टोरी में देखिए। गणतंत्र दिवस समारोहों का भव्य समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट।